मग माझ्यासारख्याची काय गत. आणि त्यामुळं या जनतेच्या दरबारामध्ये आज आम्ही नक्की न्याय मिळवू आणि ह्या न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही बाळासाहेबांच्या पाठीशी राहू. आणि एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. बंधू आणि भगिनींनो, एक शायर सांगतात, जिंदा रहना है तो फिर ये भी जरा कर देखिए, जिंदगी को मौत के नजदीक लाकर देखिए. आप जिसको गैर कहते हैं मेरे अहले वतन, 2 घड़ी उनको भी सीने से लगा कर देखिए. अमन आणि शांतीचा विचार समाजामध्ये रुजवणारा मुस्लिम समाज, ज्यांनी मैत्रीचा हात पुढे केला आणि आदरणीय बाळासाहेबांना पाठिंबा दिला. MIMचे माननीय आमदार माननीय वारिस पठाण साहेब या विचार मंचावर आसनस्थ आहेत. मी विनंती करते आपण आपले विचार व्यक्त करावेत. माननीय वारिस पठाण साहेब. शेरनशीब पर तशरीफ फरमा बहुजन वंचित आघाड़ी के सदर जनाब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुजन वंचित आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, आमदार इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब, वकार यूनुस साहब, और यहां पर उपस्थित और मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरी मां बहनें, आज का ये जलसा मुझे लगता है शिवाजी पार्क की हिस्ट्री में अक्षरों से ऐसा लिखा जाएगा सुनहरी कि आप बड़े बड़े तोप तर्राट आकर स्पीच देकर चले गए, मगर क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं. अब जन सैलाब आएगा जिसकी गवाही ये हजारों की तादाद में सरों के समंदर जो यहां मौजूद है आज ये दे रहे हैं शिवाजी पार्क के इस मैदान में. इतने वर्षों से 70 बरस हो गए, हमको संविधान दिया, विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने. उस संविधान की शपथ लेकर, संविधान को मानते हुए हजारों लाखों लोग कुर्सियों पे बैठ गए, सत्ताओं पे आ गए, सत्ताएं संभाल ली. मगर आज क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है. हमारे उस संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया था, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है भाजपा की. ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये इसलिए इकट्ठा हुई है कि हमको संविधान को बचाना है. किसी भी कीमत पर हमको हमारे संविधान की रक्षा करना है. क्योंकि देखा यह गया है कि इतने वर्षों से सबने राज किया, सब इक्तदार की कुर्सियों पर बैठे. कांग्रेस राष्ट्रवादी को देख लो, ये भाजपा शिवसेना को देख लो, ये दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है. याद रखना ये बात. एक चोर है, एक महाचोर. एक दिन में डकैती करता है, एक रात को डकैती करता है. एक सामने से वार करता है, दूसरा पीछे से वार करता है. दोनों मिली भगत में काम कर रहे हैं. 70 बरस में कभी भी इन्होंने मुसलमानों का, हमारे दलित भाइयों का ना सोशल एम्पावरमेंट किया, ना एजुकेशन में एम्पावरमेंट किया, ना पॉलिटिकली एम्पावर किया. इन्होंने हमेशा से हमको सिर्फ एक वोट बैंक समझा. आपका हमारा वोट लिया, इक्तदार की कुर्सी पर आकर बैठे, मगर ना आपके लिए कुछ किया, ना हमारे लिए कुछ किया. किसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया. किया तो सिर्फ अपने आप के लिए किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया, अपनी तिजोरियां भरने के लिए काम किया. बाकी ना ही मेरे दलित भाई के लिए कुछ काम किया, ना ही मेरे मुसलमान भाई के लिए कुछ काम किया, ना ही धनगर समाज के लिए कुछ काम किया. आज भाजपा की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, शिवसेना के साथ सत्ता में. बार बार इनका कहना यह है, सबका साथ, सबका विकास. मगर जब रिजर्वेशन देने का वक्त आ गया, देखो मैं बताता हूं किस तरह से ये धोखेबाज लोग हैं. 3 कमेटी की रिपोर्ट थे
कांग्रेस के राज में भी महमूदुर रहमान कमेटी थी, सच्चर कमेटी थी, मिश्रा कमेटी थी, सब रिपोर्ट ने यह कहा था कि महाराष्ट्र का जो कास्ट का मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको एजुकेशन में जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर 15 बरस कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर पूरा के पूरा रिपोर्ट मौजूद था, मगर जाते वक्त उन्होंने 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया। कोई पक्का कायदा, कोई पक्का कानून नहीं बनाया। हुआ ये कि जब मैटर हाईकोर्ट में गया, उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय ने हटा के जॉब का रिजर्वेशन खारिज कर दिया और 5% रिजर्वेशन का आप एजुकेशन में दे सकते हो। मगर जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने वो भी नहीं माना और रिजर्वेशन को भी नहीं दिया हमारे को। हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दिया, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, आप दीजिए रिजर्वेशन, मगर साथ ही साथ हमारी मांग थी कि हमारा धनगर समाज वाले को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप उनको भी रिजर्वेशन दो। मुसलमान समाज को भी रिजर्वेशन चाहिए, अब उनको भी रिजर्वेशन दो। वरना ये बंद करो बात करना सबका साथ सबका विकास का। आज हो तो ये रहा है कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाई या दलित भाई अगर कोई ट्रक के अंदर 3.5 किलो गोश्त लेकर जाता है तो उसको पकड़ लेकर जाता है, क्या हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आप ये लेकर जा रहे हो, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, रास्ते पे मारा जाता है, गौ रक्षक आके मारते हैं, मार डालते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इतना है, अरे 3.5 किलो आरडीएक्स आ गया तब तुम सो रहे थे क्या? अरे मोदी जी, 350 को तो आप पकड़ लेते हो, 350 किलो को नहीं पकड़ सकते हो आप? क्या यही आपकी राजनीति है? ये झूठे ढोंग दिखाना छोड़ दो। आज देश का एक एक नागरिक समझदार हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि ऐसी सरकारों को उठा के फेंक देना चाहिए। क्योंकि जो संविधान विश्व रत्न स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने को दिया है, उस संविधान में एक सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो दी है वो है वोटिंग का राइट दिया है हमको, आपको, मेरे को, हम सबको। हम अगर हमारे वोटिंग राइट से, हम अगर हमारे वोट से किसी को इख्तियार की कुर्सी पे बिठाने की ताकत रखते हैं तो भाइयों समझ लो, उसी वोट को यूज कर कर हम उसको कुर्सी से उठा के लत मारने की ताकत भी रखते हैं। याद रखिए, ये हमारे आपके संविधान के अंदर पावर है। चाय वाले जैसे देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की तो सत्यानाश होनी, ये तो समझ लो बात आप। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बन सकता है, तो जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, क्या उनका वंश देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है ना, तो बनाएंगे ना। बाबा साहेब अंबेडकर को पार्लियामेंट में भेजेंगे ना, अपनी आवाज को वहां पर बुलंदी पे लाएंगे ना। यही एकता और अखंडता चाहिए हमको। इत्तेहाद पैदा करो आपस के अंदर, ऐसे एक हो जाओ कि लाख कोशिश कर ले सारी सियासत की जमात आकर, लेकिन हमको ना बांट सके, ना खरीद सके, ना कुछ कर सके हमारे साथ। यह पावर होना चाहिए हमारे साथ, याद रखिए। बाला साहब अंबेडकर, अब आगे बढ़िए, ये सब साथ में है, हम आपके साथ में हैं, हम आपको पहुंचाएंगे पार्लियामेंट में। बनिए आप आवाज, बनिए आप आवाज हजारों लाखों करोड़ों संख्या के लोगों की जिनके साथ आज तक अत्याचार होता आया है। भाई दिलाइए, उनको इंसाफ दिलाइए, लगाइए इंसाफ की गुहार उनकर भी लिए बाबा साहेब अंबेडकर। पूरी उम्मीद है हमको कि जब आप जाओगे पार्लियामेंट में तो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट भी हिलेगा और हमको न्याय मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे बाद में बड़े लोग आके बोलने वाले हैं जिनको सुनने के लिए आप यहां मौजूद हैं। मैं सिर्फ 3 नारे लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारे लगाइए ताकि आवाज जानी चाहिए मातोश्री तक भी, पीछे तक भी, वर्षा भी हिलनी चाहिए, चाय वाले तक जानी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजनी चाहिए। जय भीम, जय भीम।
मल्हार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शुक्रिया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहब. आपको सुनने के लिए और सत्ता में बदलाव लाने के लिए लाखों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है. रोटी का कोई धर्म नहीं, पानी की कोई जात नहीं, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं. मानवतावादी विचार व्यक्त करून समाज मनाला साथ घालणारे MIMचे आमदार माननीय इम्तियाज जलील साहेबांना विनंती, आपण आपले विचार व्यक्त करावे. स्टेज पर मौजूद महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री बाला साहेब अम्बेडकर जी, जिस इंसान ने हमें सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सिखाया इस देश में, मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और यहां पर मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मुझे वो दिन याद है कि जब बाला साहब ने ये सफर को शुरू किया था, एक एक कर लोग आते गए और आज ये सरों का समंदर यहां पर जो देखने को मिल रहा है, एक बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस मुल्क की तस्वीर बदली थी. बाला साहेब अम्बेडकर वंचितों की तकदीर बदलने के लिए आए हैं. दोस्तों, जिस सफर के ऊपर हम निकले हैं, आज मुंबई में हम आए हैं. हमने पिछले 5 साल में हमने केंद्र में बैठे एक साहब से सुना है कि चाय पे चर्चा कैसी होती है. राज्य के अंदर हमने कांग्रेस वालों को और राष्ट्रवादी वालों को ये बार बार कहते हुए सुना है कि हमारी चर्चा अभी चल रही है, बाला साहब के साथ हमारी चर्चा चल रही है. हम यहां पर बाला साहब को हाथ जोड़कर ये कहने के लिए आए हैं, बाला साहब अब ये चर्चा खत्म कर दीजिए. लोकतंत्र को बचाने के लिए आज आप जंग का ऐलान कर दीजिए. संविधान को बचाने के लिए आज आप जंग का ऐलान कर दीजिए. आपकी फौज पूरी तरह से तैयार है. जंग में जीत और हार के फैसले लिए जाते हैं. बाला साहब यहां पर मौजूद हर बहुजन समाज का वो शख्स, हर दलित समाज का वो शख्स और हर मुसलमान इस राज्य के अंदर ये फैसला कर चुका है कि अब जंग होगी तो उसमें हार का मंजर नहीं होगा. अब जंग होगी तो हम सिर्फ जीतने के लिए आएंगे. हम आज ये कहने के लिए आए हैं, बाला साहब आपको ये कहने के लिए आए हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर. मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर. ये जो है ये सिर्फ एक शुरुआत है. हमने एक बात कही है बाला साहब से कि ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक झांकी है. लोकसभा के बाद पूरी पिक्चर आना बाकी है. ये सरों का समंदर, हम तो वो मंजर सोच रहे हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर अगर सिर्फ एक शेरवानी से इतनी परेशानी है, बाला साहेब हम आपको विनती करना चाहेंगे, जब लोकसभा के अंदर जब आप असद साहब का हाथ पकड़कर जाएंगे तो नीला फेटा होना चाहिए और आप भी शेरवानी पहनकर जाइए. बड़ी तकलीफ होती है इन्हें, आज एक शेरवानी से इतनी परेशानी है. वो मंजर भी सोचिए कि जब असद साहब के साथ बाला साहब और उनकी फौज भी जब अंदर जाएगी लोकसभा के अंदर तो कैसा मंजर होगा.
असद साहब को देखकर लोग नारा लगाते हैं, कौन आया कौन आया। जब लोकसभा के अंदर ये जाएंगे तो खुद नरेंद्र मोदी साहब नारा लगा देंगे इन्हें देखकर, कौन आए तो पूरी भाजपा बोल उठेगी, शेर आए शेर आए। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो सफर के हम पर निकले हैं ये इतना आसान नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आज एक बार फिर से दोहराने के लिए आया हूं कि इस राज्य के अंदर, इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से अगर हमारी क़यादत, अगर हमारा नेतृत्व तैयार नहीं हुआ है तो इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है, दलितों को हमेशा दलितों ने हराया है। अगर सत्ता में बैठना है तो उन लोगों से हमें होशियार रहना है। चिट्ठी मत लाइए, मैं जा रहा हूं, कि मुझे मालूम है कि आप लोग आज असद साहब को सुनने के लिए आए हैं, बाड़ा साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं भी ये जानता हूं कि ये दोनों को सुनने के लिए मैं भी आया हूं। बस जाते जाते मीडिया वालों से ये कहूंगा कि कैसी ललकार रहेगी विधानसभा में और लोकसभा के अंदर। वारिस ने एक नारा लगाया था, मैं भी चाहता हूं कि आप नारा लगाएं, लेकिन वारिस से हटकर मेरा नारा ऐसा रहेगा कि मीडिया वालों को, मैं मीडिया में काम कर चुका हूं तो तस्वीरें कैसी ली जाती है मुझे मालूम है। मैं जब नारा दूंगा तो जोरदार तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय मल्हार। बाड़ा साहब, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद साहेब. आपण सांगितलं की सफर आसान नाही है, पण आपण नेहमीच उपस्थितांना उत्साहित करता आणि प्रेरणा देता, यामुळे हा लढण्याचा मार्ग सोपा होऊन जातो. पुन्हा एकदा मी आपले आभार मानते आणि यानंतर मी विनंती करत आहे विचार मंचावर आसनस्थ धनगर समाज नेते माननीय अण्णाराव पाटील साहेबांना आपण आपले विचार व्यक्त करावेत. आजच्या या जाहीर सभेमध्ये उपस्थित असलेले आदरणीय बाळासाहेबजी आंबेडकर, आदरणीय बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब, आदरणीय कोळसे पाटील, आदरणीय माने साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय, इथे उपस्थित असलेले सर्व महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून आलेले वंचित आघाडीवर आणि बाळासाहेबवर प्रेम करणारे सर्व बहुजन समाजातील, सर्व जाती धर्मातील, दलित समाजातील, मुस्लिम समाजातील सर्व माता भगिनी, बंधू आणि भावांनो, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सर्व आदरणीय सदस्य मित्रो, या सभेमध्ये अनेक नेत्यांनी या राज्याचा मुख्यमंत्री, या राज्याचा, या देशाचा प्रधानमंत्री याबद्दलची चर्चा निश्चितपणानं या सभेपुढे आपण केली आहे, ऐकली आहे. आणि आता मला असं वाटतंय की निश्चितपणानं ती वेळ आता जवळ आलेली आहे.
पण मला माझ्या पुढे आणखीन एक प्रश्न, अवघड प्रश्न माझ्या पुढे उपस्थित आहे. तो प्रश्न आहे बाळासाहेबाकडे. बाळासाहेब, या वंचित आघाडीतल्या ह्या सर्व जाती धर्माच्या माणसाला सोबत घेऊन काम करण्याचं एवढं अवघड काम तुम्ही कशासाठी पत्करला असाल हे मला पहिल्यांदा सुचवलं नाही. लोहार, सुतार, कासार, कुंभार, कोळी, माळी, साळी, धनगर, बंडगर, वंजारी या सगळ्यांना सोबत घेऊन जायचं काम, यांना वंचितांना संधी देण्याचं काम, आपण एवढं कठीण काम कुणाच्या जीवावर आपण स्वीकारलात आणि हे तडीस कुणाच्या जीवावर घेऊन जायचं आहे आपल्याला, या संदर्भामध्ये मी थोडं संभ्रमात आहे. पण आज या सभेमध्ये मी निश्चिंत झालो की या सभेचा कौल सांगतोय, या सभेचा अंदाज सांगतोय की तुम्ही पाहिलेलं स्वप्न, वंचिताला देऊ पाहण्याची इच्छा, सत्ता देण्याची इच्छा तुमची प्रगट तुम्ही केलात, त्याला मूर्त स्वरूप जर आणायचं असेल तर या जनतेकडे आपण पहा आणि उंच हात करून आज जाहीर करा की हे सगळे तुमच्या पाठीशी आहेत आणि महाराष्ट्राची आणि देशाची सुद्धा सत्ता तुमच्याकडे येण्याला आता विलंब लागणार नाही असं मला वाटतंय. आणखीन एक विनंती तुमच्याकडे बार बार मला करावंच वाटत होतं, पण आज या जाहीर सभेतून करून टाकतो. ह्या बदनाम काँग्रेसचा हात सोडून द्या, नाद करू नका, त्याला मुठमध्ये वाहून टाका, त्यांना सोडून द्या, काय करायचं ती करू द्या. जेव्हा आपल्या सोबत अवेशी साहेब आहेत तर यांचा विचार करायची आता आवश्यकता नाही असं मला वाटतंय. त्यांचा अजिबात आता आपण ती आम्ही आणखीन संभ्रमात आता ठेवू नका तुम्ही आणि आम्हाला सांगून टाका की या महाराष्ट्राचा आता निवांतपणे आपल्या हात बाजूने निकाल कसा घ्यायचा हे आपण ठरवून टाकूया. मला असं वाटतंय आम्ही तुमच्या सोबत आहेत एवढ्यासाठी, हे पिवळे झेंडे दिसतात एवढ्यासाठी की आम्हाला काँग्रेसनं 65 वर्ष झोपवलं, आम्हाला संधी दिली नाही, आमचं आरक्षण मंजूर केलं नाही. त्याच्यानंतरचा मराठा समाज आला, त्याच्या समाजाच्या भीतीपोटी त्यांना आरक्षण मिळालं, पण आम्ही प्रेमानं आणि संविधानाच्या मार्गाने, विधायक मार्गाने आम्ही आरक्षण मागत गेलो. आम्हाला आरक्षण काँग्रेसने दिलं नाही आणि या भामट्या भाजपने आम्हाला पहिल्या कॅबिनेट मध्ये आरक्षण देतो असं आश्वासन दिलं होतं. आज कित्येक कॅबिनेट होऊन गेल्या आरक्षणाचं नाव. काल तरी मी ऐकतो, काल कुणीतरी त्या मातोश्रीवर गेले होते, काही कार्यकर्ते, काही समाजातले नेते तिथे गेले होते. अरे बाबा, तिथे जाऊन काय मिळालं तुम्हाला? तिथे जाऊन उद्धवने सांगितलं की मी मुख्यमंत्र्याला सांगतो की तुम्हाला आरक्षण द्यायला, आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं मी केंद्राला शिफारस करतो. माझा प्रश्न मुख्यमंत्र्याला आहे, आपण एक वकील आहेत, अरे ज्याची घटनेच्या शेड्यूल 9 मध्ये तरतूद असताना सुद्धा फक्त सर्टिफिकेट इश्यू करायचा मुद्दा आहे, तुम्ही करणार आहेत का नाही एवढं सांगा, नाहीतर तुम्हाला कोणत्या खिंडीमध्ये घालून अडवायचं हे निश्चितपणानं महाराष्ट्रातला धनगर समाज करेल, त्यात कुठलीही शंका बाळगाचे कारण नाही. मित्रहो, ती वेळ आलेली आहे. आम्ही आता वंचित बहुजनाच्या सोबत आहेत, आम्ही बाळासाहेबांच्या सोबत आहेत. बाळासाहेब आपल्या आजोबांनी शेड्यूल 9 मध्ये धनगर समाजाची तरतूद करून ठेवलेली आहे, सिरियल नंबर 36 वर. आणि आपल्या आजोबाचं स्वप्न होतं की धनगर समाज हा एसटी मध्ये असला पाहिजे. आम्हाला माहित आहे ओरिजिनल एसटी आम्हाला विरोध करतायत, पण बाळासाहेब तुम्ही एक अशी शक्ती आहे, आम्ही तुम्हाला मागतो फक्त कशासाठी? त्यांनाही द्या, त्यांनाही नाराज करू नका आणि धनगर समाजालाही द्या.
हे कसं देता येतं या मुख्यमंत्र्यांनी जर विचारलं असतं तर मी सांगितलं असतो 52% रिझर्वेशन पुढे जात नाही, 50%च्या आत कसं बसवता येते. सध्या आम्हा धनगर समाजाला केंद्रामध्ये ओबीसीत, राज्यामध्ये एनटी का मध्ये आम्हाला 3.5% रिझर्वेशन आहे. हे 3.5% आम्हाला नको आहे. फक्त आम्हाला 3.5च्या ऐवजी 4% करा आणि एसटीला जे 7% रिझर्वेशन होतं त्यामध्ये हे 4% ऍड करा. 7 आणि 4 11% एसटी साठी रिझर्वेशन करा आणि आमचा स्वतंत्र वर्ग करून धनगर समाजाला एसटी मध्ये घाला, अशी सरळ सरळ मागणी. एवढं सोपं काम, त्यांचा कुठेच उल्लेख नाही. त्यांना रिझर्वेशन देऊन मोकळं आणि आमचा उल्लेख घटनेमध्ये असताना सुद्धा आम्हाला रिझर्वेशन आपण दिलं नाही. याचा असूड धनगर समाज येत्या वर्षाच्या 19च्या निवडणुकीमध्ये बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेसनं फसवलं म्हणून बीजेपीकडे आलो. आता बीजेपीनं फसवलं तर आम्हाला तुमच्याशिवाय आता मार्ग नाही. तुम्ही सुद्धा आम्हाला फसवणार नाही याची खात्री मी या आमच्या धनगर समाजाच्या जनतेला देतो आणि मी माझं वाढत गेलेल्या भाषणाला थांबवतो. जय हिंद, जय मल्हार. धन्यवाद साहेब. बांधवांनो, मुंबईमध्ये आगरी कोळी, भंडारी आणि ईस्ट इंडियन आदिवासी यांची शेकडोपेक्षा जास्त गावठाणं आहेत. त्यांच्या अनेक समस्या आहेत. मच्छीमार बांधवांचं पुनर्वसन, झोपडपट्टी वासियांचा प्रश्न, मुंबईचे मूळ निवासी त्यांचा प्रश्न, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आपल्याला मिळणार आहेत. या विचार मंचावर आसनस्थ ओबीसी आरक्षण परिषदेचे अध्यक्ष आणि आगरी कोळी समाजाचे नेते माननीय राजाराम पाटील साहेबांना मी विनंती करते, आपण आपले विचार व्यक्त करावेत. जय भीम. बंधू आणि भगिनींनो, या मुंबईचं नाव हे मुंबई का पडलं याचं उत्तर असं आहे की मुंबई ही मूळ महामाया, तिलाच आम्ही आई एकविरा म्हणतो. संपूर्ण जगात ज्या लोकांनी हुंडा घेतला नाही ते आम्ही आगरी कोळी भंडारी लोक, ज्यांनी स्त्रियांना सन्मान दिला आणि म्हणून ही मुंबई पसरत चाललेली आहे. या मुंबईमध्ये सर्व जाती धर्म पंथांना सामावून घेणारे आम्ही आगरी कोळी लोक आज आमच्यावर अशा प्रकारची स्थिती या सरकारने आणली की आमच्या घरा गावठाणांना अनधिकृत बांधकामं ठरवली. बंधू आणि भगिनींनो, ही जी परिषद आहे ही ओबीसी आरक्षण परिषद आहे, परंतु मुंबईमध्ये जो मुद्दा मांडला गेला हा जमीन हक्कांचा मुद्दा मांडला गेला. याचं कारण आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1932 साली आमच्या नावावर 7/12 नसताना जमीन कशी द्यायची हे शिकवलं. कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर. परंतु हा कायदा संपूर्ण देशात गेलाच नाही, रायगड जिल्ह्यात राहिला आणि मुंबईच्या 7/12 मागच्या हिवाळी अधिवेशनात इथल्या सरकारने झोपडपट्ट्या म्हटलं, एसआरए म्हटलं. ही आमच्या समाजाला दिलेली शिवी होती आणि या शिवीतून आम्ही केलेलं बंड आहे, म्हणून ही ओबीसी आरक्षण परिषद आज इथे होते आहे. बंधू आणि भगिनींनो, अनेक लोकांनी मला प्रश्न विचारला की आगरी कोळी माळी ईस्ट इंडियन भंडारी आणि आदिवासी समाज हा इकडे कुठे आला. मी त्यांना सांगितलं की गुण्या गोविंदाने मुंबईत राहणारा 2000 वर्षापासून मुंबईमध्ये आपले अस्तित्व टिकून राहणारा समाज, इंग्रज पोर्तुगीज डच सर्वांना पुरून उरलेला समाज, यांच्या गावठाणांना आणि घरांना कोणी हात लावला नव्हता. शिवसेना भाजपा सरकारनं मागच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांना झोपडपट्ट्या म्हटलं आणि इथून संघर्षाला सुरुवात झाली. बंधू आणि भगिनींनो, इथे आरक्षणावर संघर्ष चालू आहे, पण आमचा संघर्ष वेगळाच आहे. आमच्या राहत्या घरातून आम्हाला निष्कासित केलं जात आहे. मशीन घेऊन आमची घरं तोडली जातात. परवाच सायन कोळीवाडा तोडायला लोक आले. मुंबईचे मूळ मालकांची ही जर अवस्था असेल तर देशातल्या समस्त मागासवर्गीयांची अवस्था काय असेल. आणि म्हणूनच आम्ही निर्णय घेतला, या देशातलं काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना भाजपचं सरकार मागच्या 72 वर्षात
इथल्या मूळ मालकाला जमिनीचा आणि घरपट्टीचा घराचा अधिकार देत नसेल, समुद्राचा अधिकार देत नसेल, तर भाकरी फिरवली पाहिजे. घोडा का आणला, भाकरी का करपली, पानं का करपली, याचं उत्तर बिरबलाने अगोदरच दिलेलं आहे, न फिरवल्यामुळे. आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतला की ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला या देशाचा सातबारा दिला, म्हणजे आमचं राष्ट्र दिलं, त्यांच्याशिवाय इथल्या मागासवर्गीय 85% बांधवाला जमीन कोणी देऊ शकत नाही. आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतला, बाबासाहेब आंबेडकर यांचीच पिढी आज ही आम्हाला सातबारा देऊ शकते. मागच्या वर्षभर आम्ही मुंबईत संघर्ष करतोय. कोणाला हे कळलं पण नाही देशाला की मुंबईचे मूळ मालक असलेल्या आगरी कोळ्यांना उपरं ठरवलं गेलं. वर्षभर संघर्ष केला. 5 जानेवारीला सुरुवात केली. 12 नोव्हेंबरला कोळीवाडे मोजले, पण कोळीवाडे मोजले, सातबाऱ्यावर नाव अजूनही नाही. अतिक्रमण पथकं आमच्या प्रत्येक गावात जात आहेत. नवी मुंबईतली 95 गावं अनधिकृत ठरलेली आहे. ठाणे, रायगड, मुंबई इथल्या जमिनीला गुंठ्याला 4 कोटी भाव आहे. आणि या जमिनी गिळंकृत करण्यासाठी आमच्या झोपडपट्टीतल्या बांधवांना सुद्धा अनधिकृत ठरवलं जाते. आणि म्हणून अनेक लोकांचे प्रश्न आले. या प्रश्नांचं उत्तर आहे की या देशातले जे वंचित आहेत त्यांच्या बाजूला बसल्याशिवाय आम्हाला न्याय मिळणार नाही. आणि म्हणून बांधवांनो, ही कोळी टोपी, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराच्या सैनिकांची टोपी आज आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारातील 50% मुस्लिम बांधव असलेल्या मदारी मेहतरांचे वारसदार असलेल्या खासदार असरुद्दीन ओवेसींना घालावी लागली. ही या मुंबईची स्थिती आहे. आणि हेच आमचे भाऊ आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांना आम्ही आठवण करून दिली की मुंबईच्या सातबाऱ्याच्या हक्कांची लढाई आहे. आपण आमच्या सोबत राहिलं पाहिजे. राहिला मुद्दा आरक्षणाचा, की ज्यांच्या जमिनीचा सातबारा आज नावावर नाही त्यांना आरक्षण समजण्याचा विषय नव्हता. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मी आगरी कोळी ओबीसी बांधवांना, खास करून कोकणातल्या कुणबी भंडाऱ्यांना सांगू इच्छितो की आपलं राजकीय आरक्षण संपलेलं आहे. ओबीसी आरक्षणात सर्व अर्थाने बलवान असलेल्या आमच्या मराठा बांधवांना घुसून ओबीसीचं आरक्षण संपलं. मुंबई महापालिकेतले सगळे नगरसेवक, ग्रामपंचायत मधले सगळे सदस्य यांच्यामध्ये तीव्र स्पर्धा होणार आणि ओबीसीचं असलेलं नेतृत्व सुद्धा संपणार. म्हणून बंधू आणि भगिनींनो, आरक्षण आणि जमीन हक्कांसाठी ही परिषद समर्पित आहे. खरं म्हणजे इथे खूप बोलण्याचा विषय आहे, पण मी एवढंच सांगेन की हे जे प्रश्न आहेत, आज आम्ही बौद्ध बांधव असतील, SC ST बांधव असतील, मुस्लिम बांधव असतील, आगरी कोळी, ईस्ट इंडियन सगळे एकत्र आल्यानंतर जो प्रश्न पडला, या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी आम्ही अनेक माहिती घेतलेली, अनेक शोध घेतला. त्याच्यामध्ये आमचे पनवेलचे इतिहासकार सुधाकर लाड यांनी हे पुस्तकच तयार केलेलं इथे की मुस्लिम समाज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, या पुस्तकाचं प्रकाशन लवकरच होत आहे. मी असरुद्दीन ओवैसी साहेबांना सांगेन की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जीव वाचवणारे मदारी मेहतर यांची समाधी रायगडावर आहे. ती समाधी तोडण्याचं काम चालू आहे. आपण ती समाधी वाचवण्यासाठी आंदोलन उभं करूया. मी अतिशय नम्र विनंती करून सांगतो की या शहरभर जे पोस्टर्स लागलेले आहेत, या वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपल्या कष्टाच्या पैशातून लावलेल्या आहेत. आणि मुंबईचे मूळ मालक असलेली काळी टोपी त्या विचार मंचावर, त्या फ्लॅग्सवर रंगवलेली आहे. मी तुमच्याबद्दल प्रचंड कृतज्ञ आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुळ कायदा दिला. आज मुंबईचा सातबारा आपण द्यायला इथे आलेला आहात. मी तुम्हाला खरोखर मनापासून धन्यवाद करतो. आणि हे राष्ट्र आमचं आहे, हे आमचा सातबारा आहे, आम्ही सोडणार नाही. 2000 वर्ष आम्ही लढलो. आणि निश्चितपणे मी आगरी कोळी भंडारी ओबीसी तरुणांना विनंती करेन, मी आरक्षणावर अधिक बोलणार नाही, कारण हे आरक्षण सत्तेच्या बळावर दिलं गेलं. संविधान संपवण्याचा घाट घातला गेला. सगळ्या तरुणांनी ज्या ज्या जागा असतील त्या लढवायच्या आहेत. राजकारणात, सत्तेच्या कारणात आम्हाला उतरायचं आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. धन्यवाद साहेब. बंधू आणि भगिनींनो, 2 मार्च रोजी 4 वाजता वंचित बहुजन आघाडीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सभा बारामतीला होणार आहे.
बाबासाहेब आंबेडकर 100 वर्षापूर्वी ज्यावेळेला बारामतीला गेले त्यावेळेला धनगर समाजानं उत्स्फूर्तपणे त्यांचं स्वागत केलेलं आहे आणि असंच स्वागत 2 मार्चला आदरणीय बाळासाहेबांचं आपल्याला करायचं आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये बहुसंख्येनं आपण या सभेला उपस्थिती आपण दाखवायची आहे. ही विनंती निमंत्रक माननीय नवनाथ पडळकर यांच्याकडून आपल्याला करण्यात येत आहे. यानंतर मी विनंती करत आहे या विचारमंचावर आसनस्थ ज्येष्ठ विचारवंत न्यायमूर्ती माननीय BG कोळसे पाटील साहेबांना आपण आपले विचार व्यक्त करावेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून स्वतःच्या खर्चाने या शिवाजी पार्कवर आपण इथे आलात त्याबद्दल मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो, आभार मानतो. हीच पद्धत आम्हाला स्वखर्चाने पुढे सगळ्या कामं करायची हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. हे 2 नेते प्रकाश आंबेडकर आणि ओवेसी यांना मी आठवण करून देण्याची गरज नाही, पण भारतामध्ये RSS मुक्त भारतची घोषणा पहिल्यांदा मी शनिवारवाड्याहून केलेली आहे आणि ती शनिवारवाडा मी मुद्दाम निवडला की तो शनिवारवाडा त्यांचा गड आहे. आमच्या कबीर कला मंचच्या तरुण मुलांच्या सहकार्याने प्रकाश आंबेडकरांना नेतृत्व देऊन आम्ही या देशातली नवपेशवाई गाडण्याची शपथ शनिवारवाड्यावरून दिलेली आहे. त्यामुळे या नवपेशवाईला गाडण्यासाठी तुम्ही सर्व इथे आलेला आहात. तुमचं सर्वांचं मी अभिनंदन करतो. आज ज्या संविधानामुळे आपण इथे आलेलो आहोत, ज्या संविधानाच्या ताकदीवर आम्ही इथे जमलो आणि भाषण करतो आहोत, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी माझ्या अगदी लहानपणापासून देव समजतो. देव, तो खरा देव आहे. आणि हे असताना आमचे अनेक बांधव निरनिराळ्या 33 कोटी देवांच्या पाठीमागे लागले असतात. त्यातून तुमची मुक्ती व्हावी म्हणून भारतीय संविधानाने आम्हाला भारताचं मालक केलेलं आहे. भारताचं देशाचं नाव काय असावं यावर देखील बाबासाहेबांनी घटना समितीमध्ये भांडण केलेलं आहे, मतदान घेतलेलं आहे आणि देशाचं नाव भारत असं ठेवलेलं आहे, हिंदुस्थान नाही. तेव्हा बाबासाहेबांच्या कामाची पावती किंवा आज जर बाबासाहेब असते आणि त्यांनी तुम्हाला सर्वांना बघितलं असतं तर किती त्यांना आनंद झाला असता, हा खरा मुद्दा आहे. तुमच्या सर्वांचं जीवन सुखकर व्हावं, तुमच्या सर्वांना दररोजचं 2 वेळचं जेवण मिळावं अशी तरतूद बाबासाहेबांनी घटनेच्या मूलभूत हक्कात केली होती. ते मूलभूत हक्क घटना समितीत प्रस्थापितांची असल्यामुळं बाबासाहेबांना मंजूर करून घेणं शक्य नव्हतं आणि त्यांनी मग ते तत्व सगळी मार्गदर्शक तत्व म्हणून तुमच्या पुढे आणलेली आहे. मित्रो, आमच्या दैनंदिन गरजा भागणाऱ्या कोणत्याही वस्तू आम्हाला न नफा न तोटा पद्धतीने आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत आणि तो आमचा मूलभूत हक्क आहे. ही जगाच्या संविधानातली एकमेव तरतूद, जगात कुठल्याही संविधानात ही तरतूद नाही, अशी तरतूद बाबासाहेबांनी केली होती आणि त्याच संविधानाच्या माध्यमातून आज आम्ही ताठमानेने इथे जगू शकतो. ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. आज त्या संविधानाला धोका झालेला आहे. जेव्हा जेव्हा हे बाणगुळ सत्तेवर येतात, बाणगुळाचा अर्थ माहिती आहे का नाही, तेव्हा तेव्हा अरे मी सुरुवातच नाही केली तरी वेळ संपला म्हणतायत. मी तुम्हाला एकच विनंती करतो की आज पहिलं आमचं काम आहे
की या देशामधील ही नवपेशवाई गाडायची आहे. त्यासाठी इथून गेल्यानंतर घराघरात जाऊन आम्हाला संविधान वाचवा, लोकशाही वाचवा, देश वाचवा या प्रश्नावर लोकांचं प्रबोधन केलं पाहिजे. आणि ते करण्यासाठी आम्ही खऱ्या अर्थाने सर्व अर्थाने आपण कामाला लागलं पाहिजे. हे करत असताना जो म्हणून मोदीच्या विरुद्ध असेल, जो म्हणून भाजपाच्या विरुद्ध असेल, त्या सर्वांना आपण आपल्या बरोबर घेतलं पाहिजे. आणि या देशातली आज जी आम्ही गंभीर संकटात सापडलेलो आहोत त्या संकटातून आम्हाला वाचवलं पाहिजे. हे आम्हाला वाचवताना आज अनेक अडथळे आहेत. मी मगाशी प्रकाश आंबेडकरशी चर्चा करत होतो. बाळासाहेबांना मी ते नको म्हटले तरी मी बोलतोय की आमच्याकडं म्हणजे अगदी पूर्वीपासून एक अशी पद्धत होती की पैशाने मतं विकत जात होती. मी असं म्हणेल की कायद्याच्या चौकटीत तुम्ही पैसे घेतले तरी चालतील, पण ते पैसे ज्यांनी मत दिलं, ज्यांनी पैसे दिले त्याला मत द्यायचं नाही असा कायदा आहे. कोणी जो पैसे देतो त्याचे हरामचे पैसे आहेत, त्याच्या बापाच्या घामाचे पैसे नाहीत. पण त्यामुळं या देशामध्ये पुन्हा मोदी येता कामा नये, कारण मोदीकडे आज लाखो कोटी रुपये आहेत. आणि अमित शहा आणि मोदी या दोन गुंडाने जी बाबासाहेबांनी संविधान केलंय, ज्या संविधानाच्या तरतुदीमध्ये न्यायसंस्था असेल, आयबी असेल, सीबीआय असेल, नोकरशाही असेल, शिक्षण संस्था असतील, रिझर्व्ह बँक असेल, या सगळ्या संस्था या हरामजाद्यांनी नेस्तनाबूत करण्याचा कट केलेला आहे. आणि तो कट हाणून पाडण्यासाठी आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत या देशामध्ये मोदी आणि भाजपचं सरकार येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. मी तुम्हाला एकच विनंती करतो, बसूनच म्हणा, बसून म्हटलं तरी चालेल, परंतु जो म्हणून संविधानाच्या मूळ चौकटीला हात घालतोय त्याचे हात तोडण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहोत. म्हणून तुम्ही असं म्हणा की आम्ही शपथ घेतो, आम्ही आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या नावाने शपथ घेतो की जो संविधानाला हात लावील, आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने शपथ घेतो. आवाज आला पाहिजे, आवाज. आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने शपथ घेतो. आम्ही आज शिवाजी पार्कहून प्रतिज्ञा करतो की या देशात ही निर्माण झालेली नवपेशवाई गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आमचा इतिहास आहे. आमच्या हातात तलवार दिली तर आम्ही तुम्हाला कापून काढतोय, आणि आमच्या हातात लेकडी दिली तर आम्ही तुम्हाला संविधानाने मारून काढतोय. तेव्हा संविधान वाचवणे हे माझं आद्य कर्तव्य आहे. एवढंच या संघी सांगतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. आज वंचित बहुजन आघाडी हे नाव देऊन बाबासाहेबांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी आपण इथं जमलो. ध्यानात ठेवा. जय भारत. काय रे, मला लवकर चिठ्ठी दिली रे, मला बोलूच दिलं नाही. धन्यवाद सर. मौलिक विचार व्यक्त करत असतानाच पेशवाई गाडण्याचा निर्धार आपण केलेला आहे. मनापासून आपले आभार. बंधू आणि भगिनींनो, राजकारणामध्ये मित्र कमी आणि शत्रू अधिक असतात. क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा. पण याच्याही पुढं दूसरी पंक्ति कहना मैं चाहती हूँ. उसे क्या मिटाए दुनिया, ख्वाजा जी जिसे आपने नवाजा. खुदा का करम आप पर हमेशा रहे. संसद की बुलंद आवाज, संविधान के रक्षक, संसद रत्न से सम्मानित माननीय खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपको गुजारिश करती हूं कि शिवाजी पार्क की इस विराट जनसभा को आप संबोधित करें.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, सलाम अलैकुम। डाइस पर बैठे वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर, मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब बाड़ा साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, जनाब आसिम साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं मोहतरम जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का कि उन्होंने मुझे यहां पर आकर इस तारीखी ग्राउंड से आप तमाम के सामने अपनी दिल की बात रख सकूं। मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमने 1 मिनट की खामोशी मनाई जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से जायद सीआरपीएफ के जिम्मेदारान की मौत हुई। मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि बहैसियत इस मुल्क के शहरी के मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि ये जो हमला हुआ है इसका रास ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ। मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात ना सिर्फ यहां पर मौजूद हजारों की तादाद में जो इंसानी समंदरों का एक मजमा मौजूद है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं और अगर अल्लाह ने मेरी आवाज में ताकत दी तो शायद पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को भी मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश मोहम्मद नहीं, तुम जैश शयातीन हो। जो जैश मोहम्मद है, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है। और ये जैश शयातीन है, ये जैश इबलीस है और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है। ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है। और हम पाकिस्तान के वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो मत दीजिए। आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है। पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ है।
और हम हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम को बताना चाहते हैं कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए। ट्रंप शायद आपकी बात का भरोसा कर जाए, मगर हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। ना हम ट्रंप की बात का भरोसा कर सकते, ना ये पाकिस्तान के वजीर आजम की बात का। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वजीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं मगर मिलकर रहती हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल हैं, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल के हल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली, 1 अरब का बादशाह आकर इनको खैरात दिया, तो उन्होंने समझा कि चलो एक 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाएं कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिन्ना थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिन्ना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद हैं। क्यों आबाद हैं? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RDX कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर, जब आप अपने उस घर में बैठते हैं, तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो RDX कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने RDX लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है?
क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे? बताओ कौन जिम्मेदार है वजीर आजम? किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को ब्लॉक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर भी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आप दिल्ली के बादशाह, जम्मू कश्मीर में आप और महबूबा हुकूमत किए, क्या खाक किए, कौन सा काम किया आप? गवर्नर राज तो आपका है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब आप और हम पढ़ते हैं कि मरने वाले की बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का साया उस बच्चे के सर से उठ गया। मरने वाले के खानदान की माओं की आंसू हमारे सामने है, मगर याद रखो, इसको अगर हम जज्बात में लाकर मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। ये मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाबात हुकूमत को देना पड़ेगा। वुहान समिट हुआ, क्या हुआ? कौन जिम्मेदार है इसका? कोई नहीं बता सकता। मुझे मालूम कि मैं जब ये बात कह रहा हूं तो टीवी के चैनल में जो बैठे हुए एंकर हैं, उनको मुंह में पानी आ रहा होगा कि गुलाब जामुन उनके मुंह में आया, अब ओवैसी को एंटी नेशनल बना देंगे। बनाओ तुम, मैं तुम्हारी जबान का, तुम्हारे सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं कि तुम मुझे नेशनलिस्ट कहोगे। वो नेशनलिस्ट, सुनो, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी की चमचागिरी करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम चमचागिरी मोदी की कर सकते हो, मगर मैं नेशनलिस्ट इसलिए हूं क्योंकि तुमने नहीं, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान देकर मुझे नेशनलिस्ट बनाया। मुल्क इसका सवाल चाहता है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं। नतीजा निकलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं, आप क्या एक्शन लेंगे लीजिए। हमारे सियासी अख्तलाफात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम भी जानना चाहते हैं क्या आप लेंगे। आज वजीर आजम बोल दिए कि कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, टेररिज्म से। ठीक है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये आपकी आदत नहीं है कि जब मॉब लिंचिंग होती आप 6 दिन खामोश बैठते, फिर 8वें दिन बोलते क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब दलितों को मारा जा रहा था, एससीज को पीटा जा रहा था, ऊना का वाकया हुआ, आप 8 दिन खामोश बैठे। 9वें दिन आपने हैदराबाद में आकर कहा मुझे मार दो, मेरी जान ले लो। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 180 साल जिंदा रखे। आपके लोग भी नहीं दुआ करते होंगे, वो हम करते हैं कि आप 180 साल जिंदा रहे, 180 ईयर्स। मगर कोई जवाब नहीं। आज आप 6 दिन के बाद बोल रहे, वो जो गवर्नर है आपका, वो कहता है कि कश्मीरियों का बायकॉट करो, उसको आप निकाल कर फेंको जरा। क्या आप उसको निकाल देंगे? निकाल कर फेंक दीजिए ना। क्या करते हैं नहीं मालूम। टेलीग्राफ अखबार में अच्छे फोटोज आए कि पुलवामा के वाक़े के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम
रोज नए नए कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहे थे। अच्छा है, पहनो आप, हमको पहनने से आपके कोई शिकायत नहीं है, मगर आप अपनी सोच को हम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तीसरी बात कि इनकी हुकूमत 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में मुसलमानों के खिलाफ जितना काम करना था किए। इनके मिनिस्टरों ने वाहियात किस्म के बयानात दिए। नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, खाना नहीं छोड़ेंगे तो वहां चले जाओ। 4.5 साल के बाद एक इस मुस्लिम मुल्क का एक बादशाह आता तो मोदी साहब लपट 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 गले मिल रहे। अरे भाई ये क्या है? ये अच्छा लपटे आप, हमको भी खुशी है, लपटो आप। ट्रंप को भी लपटे, खूब लपटे ट्रंप को, मगर ट्रंप क्या बोल रहा है? नहीं, अफगानिस्तान से मैं निकल रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है। तो ट्रंप आपको बोल रहा है बाय बाय। पूरा 4.5 साल में मुसलमानों को हर एतबार से निशाना बनाया गया। आज हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के उनको बुलाया जाता है, और हमारे टीवी चैनल के लोग जो इनके लोग हैं बाजा बजा रहे। देखो ऐसा हो गया। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम OIC जो है, क्या वो आज भी कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं मानता? बताओ मिस्टर मोदी, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, आप वहां पर जाते हैं, आप अपने मिनिस्टर को वहां पर भी जाते हैं। अफसोस की बात, शर्म की बात कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर को कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और आप जाकर बैठते हैं वहां पर। अफसोस हो रहा है मुझे। अरे नहीं जाना था, जाना था तो बोलना था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी हर कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, मगर नहीं, भिजा दिए। और फिर यहां पर टीवी चैनल वाले ये करना वो करना। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। 4.5 साल में ये बेवकूफ बनाने की मिशनरी इन्होंने बनाकर रख दिया। आज ये जो सभा मुनक्कद की गई है, किस लिए मुनक्कद की गई है? कि हिंदुस्तान के कमजोर तबकात, मुसलमान, SCs, STs, OBCs, हमारे धंगर समाज के लोग, कोली समाज के लोग सब एक हो जाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा गुजर चुका। जब आप यहां पर जमा हुए हैं, मैं आपसे एक बात, अपनी दिल की बात कह रहा हूं। मैं बड़ी तकलीफ से कह रहा हूं कि कभी अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि 70 साल में क्या हमसे इंसाफ हुआ? क्या 70 साल में हमको जो बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान दिया, और उस संविधान में बाबा साहिब ने कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, मेरी जिंदगी मुझसे वफा नहीं कर पा रही है, मगर मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, सुनो, इस संविधान को इस्तेमाल करो और एक पॉलिटिकल ताकत बनो, पॉलिटिकल ताकत बनो। कहां है पॉलिटिकल ताकत? रिजर्वेशन है हमारे SC भाइयों को पार्लियामेंट में, और कैसा रिजर्वेशन, कैसे MP? 10% का रिजर्वेशन पास हो रहा है, जो बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान के पूरा खिलाफ। 100 SC MP हैं, कोई मुंह नहीं खोलता, और एक मुंह खोलता है, जोक करता है, मस्खरा करता है, चमचागिरी करता है। क्या है ये? क्या है ये? आज वो खुद रो रहे हैं, अरे ये दोनों मिल गए, मेरे को एक सीट भी नहीं दिए। तुमको तो वही बता रहे थे कि तुम्हारा मुकाम सिर्फ मस्खरापन करना है, तुम्हारा काम सिर्फ थालियां बजाने का है। मेरे SC भाइयों, अगर तुम्हारे दिलों में बाबा साहिब अंबेडकर की इतनी मोहब्बत है, तो मैं तुमको अंबेडकर का वास्ता देकर कह
कि अब आने वाले पार्लिमानी चुनाव में तुम इन जनियोधारों का, इन सावरनाओं का, इन जालिमों का साथ हरगिज मत दो। आज अल्लाह ने, खुदा ने, कुदरत ने हमको एक मौका दिया है। देखो, मुसलमान तुम्हारे साथ हैं, शेड्यूल ट्राइब तुम्हारे साथ हैं, ओबीसी समाज तुम्हारे साथ है, कोली समाज तुम्हारे साथ है, धनगर समाज तुम्हारे साथ है, हर वो हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ है जो बाबा साहिब अंबेडकर के उस पैगाम को समझता है। निगाहें उठाकर देखो कि मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब कोई 40, 45, 50 साल के नहीं है, 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। क्या तुम इनके मरने के बाद इनको याद करोगे? क्या तुम इनके दुनिया से चले जाने के बाद इनकी अर्थी को उठाकर याद करोगे? अरे जब तुम्हारे पास तुम्हारा लीडर जिंदा है, अगर तुम जिंदा कौम हो, अगर तुम्हारे दिलों में दिल धड़कता है, तुम्हारे सीनों में तुम्हारी सोच जो अंबेडकर ने तुमको दी अगर वो जिंदा है, तो इनको उठा लो, इनको कामयाब कर लो। मैं अपने आप अपनी कामयाबी के लिए इस मुकाम पर नहीं आया हूं, मैं अपने बड़े भाई की कामयाबी के लिए ताउन देने के लिए आया हूं। मेरा मकसद कोई मंत्री संतरी बनना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद यही है कि बाबा साहिब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान में बाबा साहिब ने फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात की। ये कौन देगा? फडणवीस देंगे, ठाकरे देंगे, जनियोदारू राहुल गांधी देंगे, पवार साहिब देंगे। अरे ये पूरे पेशवा है, पेशवा याद रखो, ये पूरे पेशवा है जो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत तो आ गई मगर हम पेशवा हैं, हम तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करेंगे। मेरे भाइयों, जो आज तुम यहां पर लाखों की तादाद में जमा हुए, तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला ये सावरना जनियोदारू पेशवा करेंगे या प्रकाश अंबेडकर करेगा? तुम्हारे घर की हिफाजत ये लोग करेंगे या प्रकाश अंबेडकर करेगा? तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे या प्रकाश अंबेडकर लड़ेंगे? ये फैसला आपको करना है। यहां से उठने से पहले एक फैसला करके जाओ कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा हो चुका है। अब हम इन लोगों का साथ नहीं दे सकते जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारा वोट हासिल किया, और वो इलेक्शन आता है तो जमींदारों की तरह कहते हैं कि आओ आकर नजराना पेश कर दो। ये नहीं हो सकता मेरे भाई, इसको बदलना पड़ेगा। और जब चुनाव आएंगे आप देखना, जैसा मार्च का महीना आएगा फौरन आवाज आएगी कांग्रेस के चमचों से, राष्ट्रवादी के चमचों से, ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं। मोदी और फडणवीस ठाकरे पुकार कर बोलेंगे ये समाज के दुश्मन हैं, ओवैसी एंटी नेशनल है, ये कैसे आया, ये क्या बक रहा है? मेरे भाई, आज आपको फैसला करना है कि आप किसका साथ देंगे। इलेक्शन आएगा तो बहुत पैसे हैं इन लोगों के पास, करोड़ों रुपये हैं। 70 साल जो इंसानों का खून चूसा वो जमा है इनके पास। आज वो खून चूसने वाली पार्टियां फिर से आकर आपसे कहेंगी कि हम तुमको चाहने वाले हैं। बाबा साहिब अंबेडकर ने 50-55 साल पहले कहा था कि लोग आकर रिफॉर्मर बनेंगे, रिफॉर्मर, और वो बोलेंगे तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं मेरे भाई, आप जानते, मैं जानता हूं कि हमारे लिए अच्छा क्या। जब आप जानते हैं तो आप अपने लोग को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तूफान टल जाएगा, याद रखिए। जैसा आज आप यहां पर जमा हुए हैं, मुझे एक बता दो, शिवाजी पार्क में जितने लोग जमा हैं,
क्या किसी को पैसा देकर बुलाया गया यहां पर? क्या आपको पैसे देकर बुलाया गया? तो फिर कल जब चुनाव आएंगे, जो पैसे खर्चा करेंगे, आप क्या करेंगे? जब ठाकरे, फडणवीस, मोदी, अमित शाह, जनियोधारू, राहुल, ये पवार जब अपने पैसे लाएंगे तो क्या करेंगे आप? जब आज यहां पर आप बगैर पैसों के आए हैं, क्यों आए आप? क्योंकि आपके दिल में एक तकलीफ है, आपके पास एक फिक्र है, आपके पास एक सोच है, आपके पास एक तड़प है, आपके पास एक गुस्सा है, आप उस गुस्से के इजहार के लिए आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब चुनाव आएंगे, प्रकाश अंबेडकर साहब के जितने कैंडिडेट रहेंगे, आंख बंद करके जाके बटन दबाना, कामयाब करना। हिंदुस्तान की सियासत में एक इनकलाब लिखा जाएगा। अब जब सरकार बनेगी तो वो 280 वाली नहीं बनेगी, अब ना कांग्रेस की बनेगी ना बीजेपी की बनेगी। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था, वहां पर मैंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी है। तो वहां पर वो ऊपर के लोग, जनियोधारू लोग बैठे थे, बोले क्या बोल रहा है? मतलब सुनो, हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी है, दूसरा 1.5 बीजेपी है। ये बीजेपी और 1.5 बीजेपी। अब मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अब आप बस कर दो, कांग्रेस का साथ खत्म करो। आपकी तबाही की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, आपकी बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अगर आपके बच्चे जेलों में हैं, कांग्रेस पार्टी की वजह से। अगर महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम एमपी 10 साल से नहीं जीता तो इनकी वजह से। अगर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट किसी कचरे के कूड़े में पड़ी हुई है तो कांग्रेस की वजह से। मेरे भाई, छोड़ो इन लोगों का साथ। जब तुम अल्लाह को मानते हो, जब तुम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोलने वाले हो, जब तुम तौहीद का इकरार करने वाले हो, जब तुम कुल वल्लाहु अहद कहने वाले हो, जब तुम कुल जाहल व ज़हाकुल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका कहने वाले हो, जब तुम बदर के हुनैन के वाकयात को जबान से बयान करने वाले हो, तो क्या तुम एक सियासी इलेक्शन में तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ नहीं दे सकते? कब तक साथ दोगे? कब तक साथ दोगे इन लोगों का जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया? मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास, महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास आज मुतबादिल है, अल्टरनेट है। उस अल्टरनेट को अपनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जाकर मध्य प्रदेश में कानून बनाए, 3 मुसलमानों पर गाय के गोश्त का कानून लगा और एनएसए लग गया। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। मेरे अजीज दोस्तों, इस बात को हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझना है। कुछ होने वाला नहीं है। आज ये अल्टरनेट आपके सामने है, आप इसको मजबूत करो। और जब इंतखाबात हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये मिलावट का गठबंधन है। मिस्टर मोदी, आपने सही कहा, आप भी मिलावट, वो भी मिलावट। हम आपके गठबंधन में केमिकल है, आपके गठबंधन में केमिकल है, क्या क्या चीजें नहीं मालूम। हमारा जो गठबंधन है वो ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक गठबंधन है। ये जमीन से जुड़े उन लोगों का गठबंधन है जो आज इंसाफ के लिए जमा हुए हैं, जिनको जालिमों ने जुल्म करके हमारा जमहूरी हक छीन लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आज एक मुसलमान तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं,
मैं अपने मुस्तकबिल के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चे और बच्चियों के फ्यूचर के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। याद रखो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये एक तारीखी सुनहरा मौका है, इसको पकड़ लो। कुदरत हमको दे रही है, इसको थाम लो। याद रखो, अगर तुम इसको पकड़ लोगे तो जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल कहेगी कि हां, शिवाजी पार्क में एक जलसा हुआ था जहां पर हमने बैठकर एक दीवाने की बात को सुना, जिसकी बात हमारे दिल और दिमाग और हमारे जमीर को झिझोड़ दी। हमने एक मर्तबा उठकर कहा कि अब की बार ना मोदी, अब की बार ना राहुल, अब की बार सिर्फ प्रकाश अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर। ये हमको काम करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखो आप अपने अतराफ, क्या इंसाफ की बात करते हैं। रमजान आया, मुसलमान रोजा रखता है, हमारी रुफ्तार में आ जाती, हम खजूर इनको खिलाना। दलित से मोहब्बत, दलित के घर का, इसी के घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर से पका के ला के खाएंगे। ख्वाजा अजमेरी का औरस आया तो बोलते ले पैसे ले, चादर भिजा। बाबा साहिब अंबेडकर के स्टैचू के सामने जाकर एक फूल माला डाले और हमको बोलते देखो हम बहुत चाहने वाले हैं। नहीं मेरे भाई, अंबेडकर, बाबा साहिब अंबेडकर के पैगाम को समझना है। वो पैगाम तुमको और हमको दावत दे रहा कि जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। जिंदा दिली का नाम यह है कि तुम वोट डालना सीखो अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी को कामयाब करो। ये फडणवीस, ये पवार, ये तमाम ठाकरे ये कुछ नहीं करेंगे। और आप देखो, कल तक ठाकरे बोलते थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं 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 होगा। मगर अब क्या हुआ नहीं मालूम, क्या हुआ नहीं मालूम, कौन सी पुड़ी खोली गई नहीं मालूम, अचानक मिल लिए। मैं शुरू से कह रहा था ये ड्रामाबाजी है, नाटकबाजी है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही चंद अल्फाज मुझे आप तक पहुंचाना था। मेरी आपसे गुजारिश है, मुत्तहिद हो जाइए। मैं अपने जाती शोहरत के लिए, अपनी मकसद के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ हमारे बड़े भाई बाला साहिब के लिए आया हूं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आया हूं। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं ये काम करता रहूंगा। कामयाबी देना ऊपर वाले का काम है। मैं तो सिर्फ पुकार पुकार कर अपनी जबान के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए तुम्हारे दिलों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मगर आज जब तुम उठकर यहां से जाओगे तो एक अहद लेकर उठो कि मैं जब यहां पर 4 घंटे बैठकर सुनाऊं, जब मैं यहां से उठकर जाऊंगा तो मैं महाराष्ट्र की सियासत में एक इनकलाब बर्पा करूंगा। जो लोग डराने वाले उनसे कहो अब नहीं डरने वाले हम। जो वोट काटने की बात कर रहे हो उनसे कहो कि जब तुम्हारी बर्बादी तुमको नजर आ रही है, तुम हमसे आकर वोट काटने की बात कह रहे हो। मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अल्लाह अकबर बोलने वाले हो, तुम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हो, तो फिर मोदी से क्यों डर कर वोट देते हो? जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो राहुल तुम्हारी मजबूरी नहीं। जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो शरद पवार तुम्हारी मजबूरी नहीं। जब तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो ठाकरे से डरने की क्या बात। अरे गुलामी करना है तो रसूल की करो, और इबादत करना है और किसी से डरना है तो ऊपर वाले से। मुसलमानों उठो, ये एक इनकलाब महाराष्ट्र की तारीख में लिखे जाने वाला है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसमें हिस्सेदार बनो और अपना हिस्सा हासिल करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। धन्यवाद साहेब।
जिंदा रहना है तो लढना सीखो हा मंत्र देऊन आमच्या सगळ्यांमध्येच सत्ता संपादनाचा स्वाभिमान आपण निर्माण केलेला आहे. बंधू आणि भगिनींनो, मी विनंती करत आहे आदरणीय बाळासाहेबांना आपण आपले विचार व्यक्त करावेत. त्याला या घातलं वंचितासाठी अहो दिन रात. आता एकच आहे फक्त बाळासाहेब, आता एकच आहे फक्त बाळासाहेब. चर्चा झाली जगभर साऱ्या नेत्यात एक नंबर आमचे प्रकाश आंबेडकर. बाबासाहेबांच्या नंतर आमचे प्रकाश आंबेडकर. बोलण्या अगोदर भीमा नामदेव शिंदे चेंबूरचे आहेत, लाल डोंगरचे आहेत. दोन्हीही सौ सुनंदा भीमा शिंदे इलेक्शनसाठी असणारा 1 लाखाची देणगी दिली, त्यांच्याबद्दल मी असणारा आभारी आहे. त्याच्याच बरोबर वॉर्ड नंबर 190 पक्षाच्या शाखेने 51,000ची देणगी दिली आहे, त्याच्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचा आभारी आहे. मित्रो, स्टेजच्या उजव्या बाजूला 70 वर्षानंतर या देशाची स्थिती काय आहे याचं आपण असणारं चित्रण या ठिकाणी बघतो. जे ब्रिटिशांच्या विरोधात लढले, ब्रिटिश त्यांना कधी काय पकडू शकले नाहीत, काबूत आणू शकले नाहीत. म्हणून ब्रिटिशांनी एक असणारा क्रिमिनल ट्राईब ऍक्ट त्या ठिकाणी केला. गुन्हेगारी जमातीचा कायदा त्या ठिकाणी केला आणि या गुन्हेगारी कायद्याच्या नावाखाली या सगळ्या समूहाला स्वतःच्या गावातून उखडण्यात आलं आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी कॅम्पांमध्ये ठेवण्यात आलं. त्यांच्या वसाहती काढण्यात आल्या. 100 वर्षानंतर गाव कुठे, आपली वस्ती कुठे याची त्यांना असणारा जाणीव नाही, माहिती नाही. 52 साली पंडित जवाहरलाल नेहरूने सोलापूरला आले आणि सोलापूरला येऊन यांचे जे बंदिस्त कॅम्प होते त्याची असणारी आपण रिबन कापतो तशा रीतीने दरवाजे उघडे केले आणि सांगितलं की आपण आता स्वातंत्र्य झालो. देशाला स्वातंत्र्य 50 साली मिळालं, पण भटक्या विमुक्तांना असणारं स्वातंत्र्य 52 साली मिळालं. स्वातंत्र्य मिळालं पण गाव मिळालं नाही. स्वातंत्र्य मिळालं पण गाव मिळालं नाही. आणि म्हणून आजही संसार गाढवावरती आणि घोड्यावरती आहेत. मी असताना मानतोय की वंचित बहुजन आघाडीचं सगळ्यात प्रथम कर्तव्य काय असेल तर या भटक्या समूहाला त्याला गाव आणि घर हे देणं आपली सगळ्यांची असणारी जबाबदारी. कारण का स्थिर झाल्याशिवाय माणूस तिथे विकसित होणार नाही. स्थिर झाल्याशिवाय इथला असणारा माणूस विकसित होणार नाही. आणि स्थिर करायचं असेल तर महाराष्ट्र शासनाकडे अनेक जागा आहेत. गावठाण म्हणून त्यांना असणारं देता येईल. वेगवेगळ्या घरकुल योजना चालल्या, त्या वेगवेगळ्या घरकुल योजनेमार्फत घरं देता येतील. मागच्या आठवड्यात
सोलापूरला एका पारधी समाजाच्या मुळाला गोळ्या घालण्यात आल्या. संशयावरनं गोळ्या घालण्यात आला. पोलिसांनी गोळ्या घातल्या. कशासाठी घातल्या कोणाला माहिती, का घातल्या हेही माहिती नाही. ते कुटुंब असणारं शिकलेलं कुटुंब आहे, पण शिकलेलं कुटुंब असूनही पारधी समाजाचं आहे म्हणून त्याला गोळ्या घालण्यात आलं. ही मानसिकता आजही या देशाची आहे हे आपण लक्षात घ्या. आणि म्हणून मित्रो, की आज आपण असणारा सत्ता कशासाठी मागतो, आपण सत्ता कशासाठी मागतो, तो हा जो वंचित राहिलेला समूह आहे, मग भटक्यांमधला असेल, लहान ओबीसी मधला असेल, किंवा इथला असणारा अण्णाराव पाटील यांनी मांडलेला धनगर आदिवासींमधला असणारा भांडण सोडवता कसा येईल त्यांनी असणारा फॉर्म्युलाही दिला, पण कुठलाही सरकार त्याच्यावरती विचार करायला तयार नाही. मित्रो, हे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न आहेत, प्रलंबित राहिलेले प्रश्न, आणि त्याच्याच मध्ये अडकवलेला आहे. सत्ता घेऊन आपण सोडवणार आहोत. आता निवेदन द्यायला आम्ही कोणाकडे जाणार नाही. त्याला 70 वर्ष निवेदन दिली, 70 वर्ष निवेदन दिली, पण 70 वर्ष निवेदन दिल्यानंतर सुद्धा कचऱ्याच्या टोपलीशिवाय त्यांना दुसरी जागा मिळाली नाही. ही परिस्थिती आहे. मी आज असं मानेन की इथली व्यवस्था आपल्याला बदलावी लागेल, इथली व्यवस्था बदलावी लागेल. शिक्षणाचं प्रमाण वाढवायचं असेल तर स्कॉलरशिप ही द्यावी लागते. ओबीसीला द्यावी लागेल, भटक्या विमुक्ताला द्यावी लागेल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबला द्यावी लागेल. पण आज तुटपुंजी आहे, ओबीसीला मिळतच नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. आम्ही यांच्याकडून मागत नाही, आम्ही एवढंच म्हणतोय की ओबीसीचं बजेट वेगळं आहे, एसटीचं बजेट वेगळं आहे, एससीचं बजेट वेगळं आहे. त्याच्यामधला अधिक खर्च तुम्ही शिक्षणावरती करा, स्कॉलरशिप वरती द्या, स्कॉलरशिप दुप्पट करा, तर या मुलांचं भागू शकतं अशी असणारी परिस्थिती आहे. आदिवासी नेते विखे आपल्या समोर यांनी मांडलं. आज मी असं म्हणेन की आदिवासी समाजाची असणारी हालत फारच बेकार. आज फारच बेकार, कारण का तिथेही कुटुंबशाही आली. आदिवासींच्या राखीव जागांमध्ये सुद्धा कुटुंबशाही आली. आणि म्हणून जस्टिस गायकवाड कमिटीने 12,000 कोटीचा असं 1200 कोटीचा ट्रायबल डिपार्टमेंट मधला असणारा भ्रष्टाचार काढला. किती अधिकाऱ्याने किती भ्रष्टाचार केला, नावं सकट दिलं, पण एकावरती सुद्धा एफआयआर झाली नाही अशी परिस्थिती. एफआयआर झाली नाही. आदिवासी विद्यार्थी हा म्हणत होता की मला जी स्कॉलरशिप मिळते ती माझ्या खात्यामध्ये टाकू नका, कारण का मला पैसा सांभाळता येईल. जी व्यवस्था आहे तीच व्यवस्था चालू द्या. खिशामध्ये पैसे आले बँकेच्या मार्फत आणि आदिवासींच्या हॉस्टेल्स आता असताना ओस पडल्या अशी परिस्थिती. मी इथल्या आदिवासींना विचारतो की ज्यांना निवडून दिलं ते गेले कुठे? त्यांनी आवाज का उठवला नाही?
मागणी मागण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे. द्यायचं की न द्यायचं हे सरकारचा भाग आहे. पण आता असताना आदिवासींमध्ये सुद्धा ही मागणी मागायची नाही. आम्ही तुमच्या विरोधात आपण एकांगी पडू नका. जी प्रश्न आहेत, परिस्थिती आहे, समोरासमोर बसून त्या ठिकाणी सोडवतो. कोणाचं चोरण्याचं कारण नाही. ज्याचं आहे त्याला मिळेल, पण इथं देण्याची दानत पाहिजे हे आपण असताना लक्षात घ्या. सरकारला ती देण्याची दानत नाहीये आणि म्हणून आज इथला समूह विवशनेत पडला हे आपण असताना लक्षात घ्या. आज तो विवेचनात पडलेला आहे. अर्धा महाराष्ट्र दुष्काळ आहे. मुंबईत दुष्काळ कधीच नसतो, म्हणून आपल्याला दुष्काळ माहित नाही. ज्या भागामध्ये दुष्काळ आहे त्या भागामध्ये 1111 फिरावं लागतं. मित्रो, या दुष्काळावरचा असणारा तोडगा निघू शकतो हे आपण लक्षात घ्या. जसं मुंबईला पाणी सातत्याने मिळतं, महाराष्ट्रात दुष्काळ झाला तरी मुंबईत दुष्काळ होत नाही, तसा तो कोकणपट्टीतही होतो. प्रश्न एवढा आहे की पाण्याचं नियोजन करण्याची असणारी गरज आहे. मी उदाहरण द्यायचं झालं तर सिंदखेडा असेल, तालुका आहे, दुष्काळी तालुका आहे, आजही दुष्काळी. तापी आणि नर्मदा त्याच्या 50 किलोमीटरवरनं वाहते. महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्राच्या वाट्याचं आलं 35 TMC पाणी ही गुजरातला द्यायला निघालेली आहे, पण महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागाला देत नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. गुजरातला का देत आहे तर पंतप्रधान आहे. आपली खुर्ची राहिली पाहिजे म्हणून गुजरातची खुश करा अशी असणारी परिस्थिती आहे. शिवसेनेला मी असणारा विचारतो की या तापीच्या 35 TMCच्या पाण्यावरचं कधी भांडण उभं केलं का एवढं सांगा. 35 TMCचं पाणी हे फार मोठं है। इम्तियाज अगर आप भी लड़ोगे तो शायद मेरे ख्याल से ये 35 टीएमसी के पानी से औरंगाबाद के पानी की समस्या भी खत्म हो सकती है, लेकिन प्लानिंग नहीं, विचार नहीं, राज्य करायचं म्हणून करायचं। हा काळ आपण असताना त्या ठिकाणी संपवला आणि हा काळ संपवायचा असेल तर वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेवरती आणल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही हे आपण असताना लक्षात। राजाराम पाटील आपल्याशी बोलले, मुंबईच्या कोळीवाड्याचं, आगरीवाड्याचं, ईस्ट इंडियनचं, भांडाऱ्यांचं मी 90 साली म्हणालो होतो या सगळ्या आगरी वस्त्यांमध्ये, कोळ्यान वस्त्यांमध्ये की आता उठा, तुम्ही आता उठलात तर गावठाणा वाचू शकाल। आता त्यांनी असं झोपडपट्टीला हात घातलाय, पण झोपडपट्टी मधली जमीन संपली की ते गावठाणाच्या जमिनीला हात घालते आणि आज तो हात त्यांनी घातलाय। इतिहास ज्याला माहित नसेल, इतिहास ज्याला माहित नसेल त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट व्हावं जस्टिस रेड्डी यांचं। जस्टिस रेड्डी यांचं
जमीनीच्या संदर्भातला इतिहास 90 पानांमध्ये आहे आणि त्या 90 पानाच्या इतिहासामध्ये तो जज असा म्हणतो, सुप्रीम कोर्टाचा जज असा म्हणतो की जी 7 बेट होती, या 7 बेटाच्या लोकांनी पोर्तुगीज बरोबर लढाई केली. हारलं कोणीच नाही, पण समझोता झाला. हारलं कोणीच नाही, समझोता झाला. त्यांनी व्यापार मागितला आणि जमिनी यांना असताना त्यांच्या दिल्या. ब्रिटिशांनी या 7 बेटांचं एक अख्खं मोठं बेट केलं, असं असताना इतिहास. काँग्रेसमधला असेल, राष्ट्रवादीमधला असेल, सेनेमधला असेल, बीजेपी मधला असेल, यांचे नेते बिल्डर आहेत की नाही एवढं मला सांगा. यांचे नेते बिल्डर आहेत आणि बिल्डर असल्यामुळे जिथे जमीन मिळेल ती गिळंकृत करा. मग इथला असणारा स्थानिक माणूस उद्ध्वस्त झाला तरी चालेल. मी इथला असणारा आगरी असेल, कोळी असेल, भंडारी असेल, ईस्ट इंडियन असेल, याला असणारा सांगतो की ह्या जमिनी वाचवायच्या असतात. आम्ही लढायला तयार आहोत, वकिलांची फौज उभी करायला तयार आहोत. पण सेनेला सोडणार का हे पहिल्यांदा सांगा. कारण का हे आगरीवाडे, कोळीवाडे, भंडाऱ्यांच्या वस्ती, आदिवासींच्या वस्ती, ईस्ट इंडियनच्या असणाऱ्या वस्त्या, 6 बिल्डर्स आहेत मुंबईचे की त्यांनी डोळे ठेवलेत. लोकसभेचं इलेक्शन आहे म्हणून जरा थांबलंय. लोकसभेचं इलेक्शन एकदा संपलं की पुन्हा जेसीपी लागल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण असणारं लक्षात घ्या. जेसीपी लागल्याशिवाय लक्षात घ्या. आपण जर वंचित बहुजन आघाडी बरोबर जोडलात, वंचित बहुजन आघाडी बरोबर आपण जोडलात, तर हे कोळीवाडे, आगरीवाडे, भंडारीवाडे हे वाचल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण असणारा लक्षात घ्या. पण प्रचार केला जातोय की इथला असणारा मुस्लिम फार बदमाश. मी इथल्या असणाऱ्या या सगळ्या वस्तीमधल्या राहणाऱ्या लोकांना विचारतो, ज्यांनी असणारा जेसीपी लावले ते कोण होते? जेसीपी लावले ते कोण होते? तो मुसलमान होता? तो मुसलमान असेल तर मी समजू शकतो की तो बदनाम आहे. पण जेसीबी लावणारा कोण आहे? राजू शेट्टी आहे. राजू शेट्टीचा धर्म काय? ते हिंदू आहे. मग आपल्या विरोधात कोण आहे? इथला मुसलमान आपल्या विरोधात आहे की इथला असणारा हिंदू आपल्या विरोधात आहे? हिंदूही म्हणणार नाही, बिल्डर इथला असणाऱ्या विरोधात आहे, हे आपण लक्षात घ्या. तेव्हा हा जो वाद वाढवण्याचा भाग चाललाय, राजाराम पाटील यांनी असणारा शिवाजी महाराजांचा आणि मुसलमानांच्या आरमाराचा असणारा फ्रंट पेज आपल्याला या ठिकाणी दाखवतो. शिवाजी महाराजांच्या आरमारांमध्ये कोण होतं? इथला कोळी. हा आगरी आणि कोळी त्यावेळेस मुसलमानाबरोबर बसून लढत होता की नव्हता? त्या काळी लढत होता. मग आज काय झालं? आज एवढंच झालं की मुंबईमध्ये जमीन संपली. मुंबईमध्ये जमीन संपली. आता असणाऱ्या जमिनी या गावठाणाच्या जमिनी आहेत आणि गावठाणाच्या जमिनीमध्ये सांगितलं जात आहे की तुम्हाला असणारा 7/12 सुद्धा नाही तेव्हा तुमची मालकी नाही.
त्याच जजमेंटमध्ये 1539 नमूद करण्यात आलेला आहे की ह्या जमिनी इथल्या स्थानिक माणसाला देण्यात आलेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट म्हणते की ह्या जमिनी त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. 1880च्या कायद्याप्रमाणे त्याला मालक करण्यात आलेला आहे. आणि मग हे सरकार कसं म्हणतंय की इथला असणारा आगरी असेल, भंडारी असेल, कोळी असेल, ईस्ट इंडियन असेल, या जमिनीचा मालक नाही. हे चोरांचं सरकार आहे हे आपण लक्षात घ्या. बिल्डरांचं सरकार आहे हे आपण असणारा लक्षात घ्या. आणि म्हणून जो जो आमदार केला आणि जो जो खासदार केला बिल्डर असेल त्याला मतदान द्यायचं नाही हे आपण असणारं ठरवलं पाहिजे. बिल्डरला मतदान द्यायचं कारण का बिल्डर हा त्याचा व्यवसाय आहे. तो आमदार आणि खासदार व्हायला बघतोय याचं कारण की त्याच्या व्यवसायाला साथ मिळावी म्हणून तो असणारा त्या ठिकाणी व्हायला बघतोय. भरमसाठ पैसा देऊन असणारा मतदान विकत घेतो आणि नंतर बेघर करायला आपल्याला त्या ठिकाणी निघतो. अशी असणारी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून या 2019च्या निवडणुकीला आपण एक खुणगाठ बांधली पाहिजे की हे बिल्डरांच्या पार्टी, मग ती काँग्रेस असेल, मग ती राष्ट्रवादी असेल, सेना असेल किंवा बीजेपी असेल, याच्या बिल्डराच्या उमेदवाराला आम्ही मतदान करणार नाही ही खुणगाठ आपण त्या ठिकाणी बांधली पाहिजे हे लक्षात. मित्रो, अनेक जण म्हणतात तुम्ही सत्ता आल्यानंतर काय करणार. तर आम्ही असताना म्हणतोय की 2 गोष्टी महत्वाच्या आम्ही असताना. एक म्हणजे शिक्षण मोफत करू. एक म्हणजे शिक्षण मोफत करू. 10% खर्च करायला लागले तरी आम्ही 10% खर्च करू. पण शिक्षण हे एकूण एक माणसाला मिळालं पाहिजे, दर्जेदार मिळालं पाहिजे, याची असणारी व्यवस्था आम्ही त्या ठिकाणी करू. आणि दुसरा, हा जो आलुतेदार बलुतेदार आपण असणारा म्हणतो हा कारागीर वर्ग आहे. आलुतेदार बलुतेदार आपण असणारा म्हणतो तो कारागीर वर्ग आहे. त्याच्या हातामध्ये कला आहे, पण हातामध्ये कला असली तरी बँका त्याच्या हातामध्ये नाहीत. बँका त्याच्या हातामध्ये नाहीत कारण का इथल्या मनूच्या व्यवस्थेने त्याला संपत्तीचा अधिकारच दिला नाही. आणि म्हणून हा कलाकार वर्ग स्वतःचं नवं आयुष्य त्यांनी जगावं म्हणून इथला असणारा पॅरलल बँकिंग व्यवस्था आम्ही सुरुवात करू. आजची जी बँकिंग व्यवस्था आहे, तारण असेल तर तुम्हाला कर्ज, घाण ठेवता येत असेल तर तुम्हाला कर्ज, पण जी पॅरलल बँकिंगची व्यवस्था आपण उभी करू त्याच्यामध्ये 90% कर्ज न तारण देता आपल्याला देता येईल. का ते केल्याशिवाय या आलुतेदार बलुतेदाराकडे संपत्ती येणारच नाही. तारण ठेवणारी त्याची ताकदच होणार नाही. आणि तारण ठेवण्याची त्याची ताकद नसेल तर इथल्या बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर होतो अशी असणारी परिस्थिती. आणि म्हणून आम्हाला सत्ता कशासाठी पाहिजे तर आम्हाला आमच्या उत्कर्षासाठी पाहिजे. धर्माची सत्ता आली, RSS वाल्यांची धर्माची सत्ता आली, सेनेवाल्यांची धर्माची सत्ता आली. मी या दोघांना विचारतो की हा जो भटकामी मुक्त बसलेला आहे, हा जो भटकामी मुक्त बसलेला आहे, आजही भिक्षेशिवाय त्याला दुसरं जगण्याचं साधन नाही. भिक्षेशिवाय जगण्याचं त्याला असणारं साधन नाही. मग हा हिंदू नाही का हे पहिल्यांदा सांगा. हा हिंदू नाही का हे पहिल्यांदा सांगा.
तू ओरडून ओरडून सांगत असतो की मी हिंदू आहे, पण त्याचं कोणीच ऐकायला तयार नाही. त्याचं कोणीच ऐकायला तयार नाही. काँग्रेस हे ऐकायला तयार नाही, राष्ट्रवादी ऐकायला तयार नाही, सेना बीजेपी तर नाहीच नाही. याचं कारण दोघही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. दोघही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. कांग्रेस ये कह रही है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्ववादी हैं, और आरएसएस बीजेपी ये कह रही है कि हम हार्ड हिंदुत्ववादी हैं. कहां सेक्युलरिज्म रहा? कांग्रेस के साथ में जो झगड़ा है वो सीटों का झगड़ा नहीं है. कांग्रेस से झगड़ा है वो प्रिंसिपल का झगड़ा है. हम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों से कि ये जो आरएसएस संविधान के खिलाफ है, इस संगठन को संविधान के दायरे में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमको बताओ. क्या इसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं? लेकिन कांग्रेस मौन है, एनसीपी मौन है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं. अखबारों से और जिन जिन लोगों से वो मिलते हैं वो कहते हैं कि हम 6 सीटें देने के लिए तैयार. मैंने कहा कि सवाल सीटों का नहीं है, सवाल सीटों का नहीं है. बड़ी बाबा साहब की लड़ाई के बाद, महात्मा फुले की लड़ाई के बाद, श्यामू महाराज की लड़ाई के बाद मैं समझता हूं कि यहां की 50% लोगों को एक सामाजिक आजादी मिली, और वही सामाजिक आजादी संविधान ने दी है. ये गारंटी कहां है? ये गारंटी कहां है कि जो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कह रही है और राहुल गांधी अपने आप को जनोईदारी कह रहा है, दोनों का इशारा मनुवादी व्यवस्था की ओर है. महात्मा फुले से लेके बाबा साहब तक हम लोग की लड़ाई जो है इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ थी, और आज मिली हुई आजादी जो है वो हम बरकरार रखना चाहते हैं. चाहे फिर कांग्रेस के साथ भी लड़ना होगा तो कांग्रेस के साथ भी यहां पर लड़ेंगे. 2-4 सीटों का मैंने जैसे कहा कि सवाल दी, 2-4 सीटें देके आपको गिरा भी सकते हैं, आपका वजूद खत्म कर सकते हैं. हर बार ये जो अवाम अपने आप पे लड़ने को निकली है वो दोबारा इकट्ठा नहीं होगी, वो दोबारा इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि उसका विश्वास जो है हम लोग ने खो दिया होगा. विश्वास जो हम लोग ने खो दिया होगा. हम लोग इतना ही चाहते थे कि कांग्रेस जो सेक्युलरवादी थी उसको दोबारा कांग्रेस को सेक्युलरवादी बनाए, और इसलिए हम लोग ने कहा कि भैया ये संविधान के दायरे में लाने के लिए आप तैयार हो तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार. लेकिन एनसीपी कांग्रेस का जो मसला है वो सीटों के मसले पे ला के रखा है. हम लोग सीटों के मामले पे नहीं गौर दे रहे हैं, हम लोग ये गौर दे रहे हैं कि अगली जो संविधान की जो रूपरेखा बनी है वो मनुवादी व्यवस्था बनी हुई, और दोबारा हम लोग कैद होना नहीं चाहते, दोबारा हम लोग आजादी अपनी खोना नहीं चाहते. और इसलिए मुस्लिम समाज से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग मुस्लिम समाज से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोग पहले कैद होंगे, बाद में आप होंगे. पहले यहां का जो आलूतेदार बलूतेदार समूह है उसको कैद किया जाएगा, उसके बाद में फिर मुसलमानों को कैद किया जाएगा. क्यों ना हम दोनों एक साथ में बैठ के अपनी आजादी की लड़ाई जो है और अपनी आजादी जो है बरकरार रखे. यही हम लोग अपेक्षा है कि मुस्लिम समुदाय से कर. और इसलिए दोस्तों
कांग्रेस के साथ में जो हमारी डिफरेंसेस है वो सीटों का डिफरेंस नहीं है, ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। कांग्रेस चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, उनका झुकाव वैदिक हिंदू की तरह है और वो हम लोग नहीं चाहते हैं। कांग्रेस अगर चाहती है कि हमारे साथ में समझौता हो तो पुरानी कांग्रेस जो सेक्युलर कांग्रेस थी उस लाइन पे कांग्रेस पे आना होगा। अगर कांग्रेस उस पर लाने के लिए तैयार है तो हम लोग दिल से कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। आखिरी दिन तक हम लोग रुकेंगे, दरवाजा नहीं हम लोग बंद करेंगे कांग्रेस के लिए। आखिरी दिन के लिए तक हम रुकेंगे, अपना दरवाजा नहीं बंद करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं इनको हम लोग मायूस भी नहीं होने देंगे, ये भी इसकी बात है। क्योंकि आज ये लड़ने के लिए इतना है, अपनी आजादी बरकरार रखने के लिए इतना है। 70 साल से कह रहा है कि मैं इस्तेमाल किया गया हूं, वो आज कह रहा है कि मैं इस्तेमाल नहीं होगा, मैं ही सत्ता पर बैठ रहा हूं। इसलिए मौका मिलते ही लड़ने के लिए तैयार हुआ। आज मैं समझता हूं कि उसकी लड़ाई कामयाब करना ये हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है। और अगर इसमें हम लोग कामयाब हो गए तो मान लीजिए ये आज महाराष्ट्र का सैलाब जो है, छोटे छोटे समाजों का जो सैलाब है, छोटे छोटे समाजों का जो सैलाब है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर राज्य में स्प्रेड होगा। और यहां ये छोटी छोटी समाज जो है सवर्णों से ये कहता रहेगा कि भैया तू अगर मुझे सत्ता में समावेश कर रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके साथ भी लड़ने के लिए तैयार हूं। एक तरीके से महाराष्ट्र जो है एक जलवा पैदा कर रहा है, एक मूवमेंट खड़ी कर रहा है जो मूवमेंट कभी खड़ी नहीं हुई। एक नई मूवमेंट, एक नई सोच हम लोग यहां से खड़े कि जो वंचित समूह है इस देश में 40% है, 40% उसकी फीसदी है, वो अगर इकट्ठा आता है तो यहां का तख्त वो बदल सकता है। और मैं गुजारिश करता हूं यहां के मुसलमानों को, मैं यहां के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, आपने 70 साल कांग्रेस को मौका दिया, आपने 70 साल कांग्रेस को मौका दिया, जिसका भुगताना मुझे भी हुआ, लेकिन गिलवा नहीं है, शिकायत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नासमझ होते, उसको नजरअंदाज कर सकते। लेकिन आज मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि एक सैलाब उभर रहा है, उस सैलाब के साथ आप सहयोग करेंगे, साथ चलेंगे, तो मैं दावे के साथ यहां पर कहूं आरएसएस को संविधान के दायरे में लाने में कोई समय नहीं लगेगा। ये आप देखिए, मैं मानता हूं कि पोस्ट इलेक्शन में हम लोग कांग्रेस को संविधान के आरएसएस को संविधान के लाने के एजेंडे पर अनबन शुरुआत है, लेकिन मैं उम्मीद हूं कि हम लोग ने अगर 10-12 भी एमपीज जीत लिए तो ये एजेंडा जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र का एजेंडा नहीं होगा, तो ये देश का एजेंडा होगा कि आरएसएस को संविधान के दायरे में लाना। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, मुसलमानों से ये उम्मीद करता हूं कि आप इस सैलाब के साथ चलेंगे, इस सैलाब के साथ चलेंगे। और जो मुस्लिम परिवार है जो कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं, उनसे हमारी तरफ से एक विनती करिए, भाई एक बार आप चुप रहिए, एक बार आप चुप रहिए, हम लोग को मौका दो इस सैलाब कामयाब होता है या नहीं होता है ये देखने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सैलाब कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। हॅलो, धन्यवाद साहेब. अतिशय मौलिक विचार आपण व्यक्त केलेले आहेत.
साहेबांचं भाषण म्हणजे पोकळ घोषणा नाहीत, तर ही तळमळ सच्चेपणा आणि प्रामाणिकपणा आहे. आणि म्हणूनच अब की बार वंचित बहुजन आघाडी की सरकार, याबरोबरच आभाराची सूत्र माननीय रतन बनसोडे यांच्याकडे मी देत आहे. पुन्हा एकदा निवेदन आहे, बंधू आणि भगिनीनो, वंचित बहुजन आघाडीसाठी आपल्याला मतनोंदणी करायची आहे. वेबसाईट आहे www.joinvbv.com. या वेबसाईटवर आपल्या